इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। और सच कहूं तो ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं है। आज हम सीधे गोता लगाने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र, यानी हमारे नर्वस सिस्टम की उस अविश्वसनीय वास्तुकला के बिल्कुल केंद्र में। सोचिए, एक ऐसा ढांचा जो हमारी हर एक सोच, हमारी हर सांस और हमारे हर छोटे बड़े एहसास को कंट्रोल करता है। ये एक ऐसी मशीन है जो दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा एडवांस है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत संरचना के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। आपने भी अक्सर लोगों को इस पर बहस करते सुना होगा। आखिर हम अपने दिमाग का कितना हिस्सा सच में इस्तेमाल करते हैं? क्या हम पूरे दिमाग का उपयोग करते हैं या सिर्फ किसी छोटे से हिस्से का? हमारी बुद्धिमत्ता और दिमाग की असली ताकत के बीच का ये जो कनेक्शन है ना, ये हमेशा से हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली रहा है। और इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारी आम सोच से काफी अलग और चौंकाने वाला है। आइए इन आंकड़ों को थोड़ा करीब से देखते हैं। हमारे दिमाग में कुल मिलाकर लगभग 100 बिलियन, जी हाँ, 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों की संख्या के बराबर बैठता है। लेकिन कैच यहाँ है, इनमें से लगभग 15 बिलियन न्यूरॉन्स ही मुख्य रूप से 1 से 5 साल की उम्र के बीच एक्टिव होते हैं, और यही हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने समझने की क्षमता की एक मजबूत नींव रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि बाकी का विशाल नेटवर्क क्या बेकार है? बिल्कुल नहीं। वो एक बेहद कुशल और रहस्यमयी तरीके से आपस में जुड़ा रहता है, जो पूरे दिमाग को एक परफेक्ट सिंक में चलाता है। इस नेटवर्क का हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिमाग उतना ही ज्यादा शार्प बनता है। अब बार बार ये न्यूरॉन शब्द आ रहा है, तो आखिर ये न्यूरॉन है क्या चीज? सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये हमारे दिमाग का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। वैसे अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस फैक्ट को रट लीजिए, क्योंकि ये अनगिनत बार पूछा जाता है। हमारे दिमाग की पूरी कार्यप्रणाली इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने, एक विशाल नेटवर्क बनाने और बिजली की गति से संदेशों को इधर से उधर भेजने पर टिकी हुई है। चलिए, अब एक बहुत ही कॉमन और भ्रामक मिथक को दूर करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जिसके दिमाग का वजन ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुषों के दिमाग का वजन औसतन लगभग 1400 ग्राम होता है और महिलाओं का लगभग 1100 ग्राम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वजन के अंतर का हमारी बुद्धिमत्ता या आईक्यू से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये अंतर तो पूरी तरह से हमारे शरीर के आकार और उसकी बनावट की वजह से होता है। महिलाओं के शरीर की संरचना थोड़ी अधिक सुगठित यानी कॉम्पैक्ट होती है, बस इसीलिए ये फर्क दिखता है। बुद्धिमत्ता का असली कनेक्शन दिमाग के वजन से नहीं, बल्कि न्यूरॉन्स के नेटवर्क की वर्किंग एफिशिएंसी से होता है। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। हम शुरुआत करेंगे दिमाग की बाहरी सुरक्षा प्रणाली से, फिर अंदर के द्रव कक्षों यानी फ्लूइड चेम्बर्स को देखेंगे, उसके बाद अग्र मस्तिष्क यानी मुख्य कंट्रोल रूम में चलेंगे, और आखिर में मध्य और पश्च मस्तिष्क के ऑटोमेटिक सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, हमारे दिमाग की सबसे मजबूत सुरक्षा प्रणाली यानी इसकी बाहरी ढाल। जरा सोचिए कि हमारा दिमाग एक बहुत ही नाजुक और कीमती कांच का गोला है, और उसे बचाने के लिए एक बेहद मजबूत हेलमेट पहनाया गया है। आइए इस हेलमेट की परतों को एक एक करके हटाकर देखते हैं। इन परतों को मेडिकल भाषा में मेनिंजेस कहा जाता है। सबसे ऊपर हड्डी के ठीक नीचे होती है ड्यूरा मैटर, जो सबसे कठोर बाहरी परत है। इसके ठीक नीचे आती है एरेक्नॉइड मैटर, ये बीच वाली परत है और मकड़ी के जाले या धागे जैसी संरचनाओं से बनी होती है। और सबसे अंदर दिमाग से बिल्कुल चिपकी हुई होती है पिया मैटर, जो ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं को दिमाग के अंदर तक ले जाने का काम करती है। मेडिकल साइंस में इन परतों को अलग अलग तो जाना ही जाता है, साथ ही इन्हें ग्रुप्स में भी बांटा गया है। जैसे जब हम अंदर की दो परतों एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर को एक साथ मिलाकर बात करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को लेप्टोमेनिंजेस कहा जाता है। इसके अलावा ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच एक बहुत ही छोटी सी खाली जगह भी होती है, जिसे सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। दिमाग के इस पूरे आर्किटेक्चर को सटीकता से समझने के लिए ये टर्म्स जानना काफी दिलचस्प और जरूरी है। सुरक्षा की इन परतों को पार करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने दूसरे पड़ाव पर,
ये है दिमाग के आंतरिक द्रव कक्ष यानी वेंट्रिकल सिस्टम। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि हमारा दिमाग अंदर से पूरी तरह ठोस या सॉलिड नहीं है। इसके अंदर 4 मुख्य खोखले कक्ष यानी चेम्बर्स होते हैं, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। इनमें 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल शामिल हैं। कमाल की बात यह है कि ये चारों आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक बहुत ही खास फ्लूइड से भरे होते हैं, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या शॉर्ट में CSF कहा जाता है। ये फ्लूइड सिर्फ दिमाग को न्यूट्रिशन ही नहीं देता, बल्कि अंदर से एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। मतलब अगर सिर पर कोई बाहरी झटका लगे तो ये फ्लूइड उस झटके के असर को सोख लेता है। अब एंटर करते हैं तीसरे पड़ाव में। ये है अग्र मस्तिष्क या फोब्रेन, जो हमारे शरीर का मेन एग्जीक्यूटिव कमांड सेंटर है। इस अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम कहलाता है। ये इतना विशाल है कि इसे 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी बायां और दायां गोलार्ध। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये दोनों अलग अलग काम करते? बिल्कुल नहीं, ये लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। इनके बीच इस फास्ट और स्मूथ कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है कनेक्टिंग टिश्यू का एक पतला सा बैंड, जिसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। ये बैंड मेक श्योर करता है कि हमारे दिमाग के दोनों हिस्से एकदम परफेक्ट तालमेल में काम करें। इस बड़े से सेरेब्रम को काम के हिसाब से 4 मुख्य लोब्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है फ्रंटल लोब, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर आते हैं पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और पीछे की तरफ मौजूद ऑक्सिपिटल लोब। ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारी यादों को सहेजने, लॉजिकल सोचने, डिसीजन लेने और हमारी वॉलंटरी मसल्स यानी वो मांसपेशियां जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। हम जो कुछ भी सुनते हैं, टेस्ट करते हैं या महसूस करते हैं, उन सबका डीप एनालिसिस यहीं पर होता है। इसी सेरेब्रम के पास एक छोटा लेकिन बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा होता है, जिसे थैलेमस कहते हैं। ग्रे और वाइट मैटर से बना ये थैलेमस एक सेंसरी रिले स्टेशन की तरह काम करता है। मतलब इसे आप दिमाग का रिसेप्शन डेस्क मान लीजिए। हमारे शरीर में कहीं भी दर्द, टच या टेम्परेचर का एहसास होता है तो वो सिग्नल सीधा सेरेब्रम के पास नहीं जाता। वो पहले इस रिसेप्शन यानी थैलेमस के पास आता है और फिर यहाँ से उसे सही डिपार्टमेंट यानी सेरेब्रम के सही हिस्से तक भेजा जाता है, ताकि हम उस एहसास को तुरंत प्रोसेस कर सकें। और इस थैलेमस के ठीक नीचे बैठा है एक असली मास्टरमाइंड, हाइपोथैलेमस। एक छोटी सी ग्रंथि जिसका वजन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 7 ग्राम के आसपास। लेकिन इसके काम वो बहुत विशाल हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को मैनेज करता है और सबसे बड़ी बात, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर और हमारी भूख प्यास के बैलेंस को मेंटेन रखता है। सोचिए, सिर्फ 7 ग्राम का ये छोटा सा हिस्सा हमारे पूरे शरीर का संतुलन तय कर रहा है। सफर के आखिरी हिस्से में अब हम बात करेंगे उन सेंटर्स की जो ऑटो पायलट मोड में काम करते हैं। ये हमारा चौथा पड़ाव है, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। हमारे अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। ये मेनली हमारे देखने और सुनने के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं, उनके बीच तालमेल बिठाता है। जैसे जब आपकी आंखें किसी चलती हुई चीज को ट्रैक करती हैं, या जब आप कोई बहुत ही जटिल आवाज सुनकर उसे प्रोसेस करते हैं, तो इन सब कामों को स्मूथली चलाने की जिम्मेदारी इसी मिड ब्रेन की होती है। अब हम आते हैं पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन पर। इसके 3 बहुत ही अहम हिस्से होते हैं। पहला है पोन्स, जो हमारे स्लीप साइकिल और सोते वक्त हमारी सांसों को कंट्रोल करता है। इसके ठीक नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगटा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। ये हमारे शरीर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हमारा ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और सांस लेने की दर सब यही संभालता है। और तीसरा है सेरिबेलम, जो हमारे शरीर के बैलेंस और फिजिकल कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है। सच कहूं तो इन ऑटोमेटिक कामों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हमने जिस सेरिबेलम की बात की, उसे थोड़ा करीब से देखते हैं। पॉन्स के ठीक पीछे मौजूद इस अंडाकार हिस्से को अक्सर छोटा दिमाग भी कहा जाता है। इसका इकलौता और सबसे बड़ा काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना। आपने फिल्मों में या असल जिंदगी में भी सुना होगा कि सिर के पीछे चोट लगने से इंसान तुरंत गिर पड़ता है या लड़खड़ाने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहां चोट सीधे इस छोटे दिमाग यानी सेरिबेलम के काम को डिस्टर्ब कर देती है और इंसान अपना बैलेंस खो बैठता है। तो दोस्तों, हमारे दिमाग की गहराइयों की ये शानदार यात्रा अब वापस हमें उसी चौंकाने वाले आंकड़े पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी।
100 बिलियन कुल न्यूरॉन्स, जिनमें से बस लगभग 15 बिलियन ही एक्टिव होकर हमारी पूरी सोचने समझने की नींव तैयार कर देते हैं। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर सिर्फ ये 15 बिलियन न्यूरॉन्स मिलकर इंसान को चांद और मंगल तक पहुंचा सकते हैं, महान कला और विज्ञान की रचना कर सकते हैं, तो वो जो बाकी का विशाल नेटवर्क है, जो आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, अगर वो अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगे, तो हम इंसान किन अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छू सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आज जादू जैसा लगता है? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही भीतर छिपा है। इस रोमांचक एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।